मेरा नाम स्टीफन है। मैं 342 वेस्ट पाइन स्ट्रीट पर रहता हूँ और जब से मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ हूँ तब से मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। काश यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत होती, लेकिन बदकिस्मती से ये मेरी सबसे छोटी परेशानी थी। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर मैं कभी भी गायब हो गया तो लोगों को पता चल सके कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं नहीं जानता कि मेरे पीछे कौन है और वो क्या चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इन सब का अंत अच्छा नहीं होगा। ये सब शनिवार की एक सुबह से शुरू हुआ। मेरे अंकल के पास एक बड़ा सा ट्रक था, इसलिए मुझे अपना सामान शिफ्ट करने के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़े। जब मैं अपना सामान उतरवा रहा था तो एक लड़की मेरे पास आकर मुझसे बात करने लगी। मैं देख पा रही हूँ कि तुम यहाँ शिफ्ट हो रहे हो। क्या तुम इस शहर में नए हो? हाय हाँ सही पकड़ा, मेरा नाम स्टीफन है। मैं उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो मुझसे उसी अजीब मुस्कान के साथ देखती रही जिसके साथ उसने मुझसे बात करनी शुरू की थी। तुम भी यहीं रहती हो ना? क्या तुम्हें सामान उठाने में मेरी किसी मदद की जरूरत है? उसके प्रस्ताव ने मुझे चौंका दिया, इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। नहीं शुक्रिया, हमारा काम बस हो ही गया है। मेरे अंकल मेरी मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत खुश रहोगे। एक आखिरी बार मुस्कुरा कर वो चली गई। क्या ये लड़की मेरी पड़ोसन नहीं थी? मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गया। कुछ घंटों बाद शिफ्टिंग का काम खत्म हुआ और अब मैं अपने नए घर में अकेला था। मैं बेड पर लेट गया और सीलिंग की तरफ देखने लगा। मैं नए घर में अकेलेपन का मजा लेने लगा। मैं खिड़की की तरफ गया और उसे खोला। मैं पहली बार न्यूयॉर्क शहर के नजारे का मजा ले रहा था। मैंने नीचे सड़क पर लोगों को जाते हुए देखा और अचानक मेरी नजर किसी पर पड़ी। ये वही लड़की थी जो मुझे कुछ देर पहले नीचे मिली थी। वो सड़क के किनारे बनी जगह पर खड़ी मुझे घूर रही थी। क्या बकवास, इसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? मैंने हिचकिचाते हुए अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसने बदले में हाथ नहीं हिलाया, बस उसी अजीब मुस्कान के साथ मुझे देखती रही। बिना यह समझे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैंने खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर लौट गया। अगली सुबह बिग एप्पल जाने से पहले मैं अपनी पहली शॉपिंग पर गया। मैं सुपरमार्केट की लाइन में खड़ा था जब मेरे पीछे खड़े आदमी ने मुझसे कहा, अच्छा दिन है ना? ओ हाँ बिल्कुल सर। तुम काफी हैरान लगते हो, क्या कोई परेशानी है? नहीं, बस वो मैं हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि यहाँ के लोग कितने मिलनसार हैं। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, लोग मिलनसार नहीं हैं, बस हम लोग हैं। हमसे आपका क्या मतलब है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, जरूरी ये है कि तुम यहाँ खुश रहोगे। क्या कौन हो तुम? क्या तुम्हें सामान उठाने में मेरी मदद चाहिए? नहीं शुक्रिया। किस्मती से कैशियर मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं मुड़ा और फौरन उसके पास चला गया। इतने में मैं देख सकता था कि वो आदमी किसी तरह मुझे घूर रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मैं सारा सामान फ्रिज में रखने लगा। मेरे दिमाग से उस आदमी का ख्याल जा ही नहीं रहा था। मुझे चिंता होने लगी और फिर मैं बस अपनी खिड़की से नीचे देखना चाहता था। एक बार जब मैंने पर्दा हटाया तो मैंने वो देखा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। न सिर्फ सुपरमार्केट में मिला वो आदमी, बल्कि कल मिली वो लड़की और उनके साथ साथ 3 और लोग अब मेरे घर के नीचे खड़े थे। वो सब अलग अलग दिशा से मेरे घर की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी छुपने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो मुझे ही घूर रहे थे और हल्के से मुस्कुरा रहे थे। मैंने डर के मारे खिड़की बंद कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगले और कुछ दिन चीजें बद से बदतर होती गई। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखता वो सब मुझे दिख जाते और हर बार बढ़ते ही जा रहे थे। और इससे भी बुरी बात यह थी कि सड़क पर चलते चलते किसी आदमी को इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उन्हीं दिनों के दौरान मुझे पहली बार बकरे के शेर वाले आदमी का सपना आया। वो बाकी लोगों की तरह मुझे सड़क से देखने लगा, लेकिन हर बार जब भी मुझे उसका सपना आता वो मेरे और करीब होता। ये सभी घटनाएं मंगलवार की एक रात को अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। मेरे कमरे का टीवी अब तक चल रहा था और उसकी वजह से कमरे में उजाला था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। मैं कांपते हुए उठा, लेकिन इस बार किसी बुरे सपने की वजह से नहीं। हर रात मैं अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके सोता हूँ, लेकिन उस रात वो खुला था। वहां से एक अजीब आवाज आ रही थी, ऐसे जैसे वहां कोई था सांस लेता हुआ मुझे अंधेरे से देख रहा था। मैंने फौरन बाहर के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो बंद था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि कोई अंदर आया हो। मैंने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा, अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, सांस लेने की आवाज और तेज होने लगी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन मैं डर के सिर्फ अपने बिस्तर पर बैठा नहीं रह सकता था। मैं उस घुसपैठ के और पास पहुंचने लगा
और मैंने अपना हाथ हवा में उठाया। जो भी वहां था उसकी सांसें मैंने अपने हाथ की उंगलियों पर महसूस की। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और फौरन लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा मन शांत हुआ ही था कि अचानक मेरे घर के दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? मैं दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही मैंने उसे खोला वहां कोई नहीं था। मैं अंदर जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा मेरा शक यकीन में बदल गया। उस रात मैं अकेला नहीं था। किसी ने मेरे घर के दरवाजे पर कांटे का निशान बनाया हुआ था। अगले ही दिन मैं पुलिस के पास गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मेरी ही बिल्डिंग में रहने वाले की शरारत हो सकती है। मैं पुलिस स्टेशन से लौट रहा था जब मैंने उसकी आवाज एक बार फिर सुनी। हे, तुम उदास लगते हो, क्या तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है? ये वही लड़की थी जो मुझे पहले दिन पर मिली थी। ये तुम? मेरे घर से दूर रहो समझी, वरना। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उसे कॉलर से पकड़ लिया। आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? मुझे अकेला छोड़ दो। चिंता मत करो, तुम और करीब आ रहे हो। जल्द ही तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझी तुम? मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। सर, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। क्या मुझे प्लीज छोड़ेंगे? मैं आपको जानती तक नहीं हूं। क्या? कंफ्यूज होकर मैंने इधर उधर देखा। सड़क पर चल रहा हर आदमी गुस्से से मुझे देख रहा था। उस लड़की को अकेला छोड़ दो। तुम्हारी दिक्कत क्या है बेवकूफ लड़के? इससे पहले कि मैं किसी को कुछ समझा पाता, सारी भीड़ मेरे ऊपर चढ़ गई और मुझे मारने लगे। मैंने खुद को उनकी मार से बचाने की कोशिश की। मैंने देखा कि वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर वो वहां से चली गई। आखिरकार जब मैं उठने लायक हुआ तो मैं लौटकर अपने घर आ गया। जब मैं अंदर घुसा तो मुझे बहुत ही गंदी बदबू का एहसास हुआ, लेकिन मैंने सभी जगह चेक कर लिया था, कोई अंदर नहीं आया था और ना ही मेरे घर पर कोई पुराना खाना था। मैं अपने जख्म देखने बाथरूम में नहीं गया। मैं वही जमीन पर बैठ गया और मुझे अपनी पैंट्स की जेब में कुछ होने का एहसास हुआ। जब मैंने हाथ डालकर देखा तो उसमें से मुझे एक बकरे का पंजा मिला। मुझे यकीन था कि उस लड़की ने ही उसे मेरी जेब में डाला होगा। मैंने उसे गुस्से में दीवार पर दे मारा और रोने लगा। मेरे पास कहीं और जाकर रहने के पैसे नहीं थे। मैंने अपने परिवार के पास लौट जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन ये लोग वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और मैं अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं इनके रहम पर जी रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिन बीतते गए और माहौल और भी बदतर होता गया। घर के अंदर जानवर के मरने जैसी बदबू इतनी फैल गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। मेरे सपने और भी ज्यादा भयानक हो गए थे। मैंने अब खिड़की से बाहर देखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि अब तक मुझे कम से कम वहां 10 लोग खड़े दिख जाएंगे। किसी वजह से कुछ दिनों से इंटरनेट भी नहीं चल रहा था और मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है जो मेरी सारी ताकत खींच रहा है और मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा हूं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। न्यूयॉर्क जाना हमेशा से मेरा सपना था और मैंने अपने इस सपने को कुछ महीनों पहले पूरा कर लिया। स्टॉकहोम से वहां तक की फ्लाइट काफी लंबी थी, लेकिन जैसे ही उस बड़े शहर का नजारा मुझे नीचे दिखाई देने लगा, मुझे पता था कि यह सफर शानदार होगा। मेरे पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखने जाऊंगी, या फिर सेंट्रल पार्क में घूमूंगी, या फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को निहारूंगी? फ्लाइट से उतरते हुए ऐसा ख्याल और भी बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलने लगा और मैं लगवार्डिया की तरफ बढ़ने लगी। मुझे मानना पड़ेगा, मेरा न्यूयॉर्क आने का यह सपना बहुत खास था। मैं हमेशा से इसके लिए वैसी रही हूँ जैसे सपने में होता था। सब कुछ एकदम बढ़िया। मैं एयरपोर्ट के बाहर पीले रंग की कैब्स देखकर खुश हो गई। यही सब तो हम फिल्मों में देखते हैं। मैंने डिक्की में अपना सामान डाला और ड्राइवर को अपनी चुनी हुई जगह बताई। मैं कम बजट में काफी जगह घूमना चाहती थी, इसलिए मैंने रहने के लिए हॉस्टल बुक किया था। अब कहां से हैं? ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछा। स्वीडन। कहां? स्वीडन। क्या आपने पहले स्वीडन नहीं सुना? मैंने उसे रियर व्यू मिरर से मुझे देखते हुए देखा। वो मुस्कुराया। शायद पहले कभी नहीं सुना मैम। कोई बात नहीं। मेरे लिए ये बात पहले ही बहुत अजीब थी कि इस आदमी ने स्वीडन का नाम कभी नहीं सुना था, और उससे भी अजीब ये कि वो मुझे रियर व्यू मिरर से लगातार देखे जा रहा था। ना वो मुस्कुरा रहा था और ना कोई और भाव दे रहा था। उसका फीका चेहरा देखकर अब मुझे डर लगने लगा था। लेकिन जैसे ही हम शहर के अंदर आए, मेरे मन थोड़ा शांत हो गया। बहुत से लोग सड़कों पर चल रहे थे। यही तो न्यूयॉर्क शहर को दर्शाता है।
मशहूर गाना न्यूयॉर्क मेरे कानों में बजने लगा। न्यूयॉर्क कंक्रीट जंगल where dreams are made of। मेरी आंखें शहर को इतना चमकदार देखकर खिल उठी। मैं 7वें आसमान पर थी और आगे होने वाले अनुभव के बारे में सोचकर बेहद खुश थी। लेकिन ये भावना 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकी। जैसे ही हमने पहला ट्रैफिक सिग्नल पार किया, अचानक उस ड्राइवर ने गाड़ी की गति बढ़ा दी। हे, ये क्या हो रहा है? उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी को तेजी से बाएं ओर घुमाकर एक अंधेरी गली में ले गया। वहां उसने गाड़ी रोक दी और मैं समझ गई कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूं। मैं फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतने में ही वो आदमी छोटी बोतल मेरे मुंह के पास लाया और लिक्विड को मेरे चेहरे पर छिड़क दिया। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आखिर में मैंने उस आदमी की शैतान जैसी मुस्कान देखी जो मुझे बेहोश होता देख कर आई थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे इस बात का एहसास होने में थोड़ा वक्त लगा कि शायद अब मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं एक जंग खाए हुए बेड पर लेटी हुई थी। मेरे हाथ और पैर बिस्तर से बंधे हुए थे। मैं किसी अपार्टमेंट के एक छोटे से कमरे में थी। दीवारों पर सीलन थी जिसकी वजह से कमरे से बदबू आ रही थी। मेरे ख्याल से दरवाजा बाहर से बंद था क्योंकि अंदर कोई डोर नॉब नहीं था। हेलो, प्लीज मेरी मदद करो। हेलो। खिड़की पर लकड़ी के मोटे तख्ते लगे हुए थे। किसी को भी मेरी आवाज सुनाई दे जाए ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं डर के मारे रोने लगी। मैं सोचने लगी कि भगवान जाने कि अब यह आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है। अचानक मुझे पैरों की आवाज आते सुनाई दी और साथ में चाबी से दरवाजा खुलने की भी। मैं यहाँ हूँ, प्लीज मदद करो। दरवाजा खुला और करीब 9 से 10 साल की एक छोटी लड़की अंदर चलकर आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उसके कपड़े गंदे थे। उसके भूरे रंग के बाल धूल मिट्टी से भरे हुए थे। उसने खाने की प्लेट बेड पर रखी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं रोते हुए उससे विनती करने लगी, लेकिन वो बस मुझे देखती रही। प्लीज पुलिस को फोन करो, मेरी मदद करो। मैं नहीं कर सकती। क्या? क्यों? क्योंकि मॉम और डैड तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। क्या? वो मुड़ी और वहां से भाग गई। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसकी उम्र के बच्चों के लिए अपने घर में किसी को जानवरों की तरह बंधे हुए देखना उसके लिए आम बात हो। मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे और डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई। कुछ मिनटों बाद ही किसी बेघर की तरह कपड़े पहने एक औरत कमरे में आई। उसने प्लेट में रखी ब्रेड मेरे मुंह में ठूस दी और जैसे ही मैं सांस लेने के लिए तड़पी, वो मुझे देखकर हंसने लगी। अरे 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 प्यारी चिड़िया, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, अभी तो ये बस शुरुआत है। ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाई जाने मन। ऐसा कहते हुए वो ड्राइवर अंदर घुसा और उसने उस औरत को पीछे से गले लगा लिया। वो दोनों मुझे घूरने लगे जैसे वो अपना मनपसंद नजारा देख रहे हों। उस औरत ने मेरे मुंह से ब्रेड निकाली और मैं सांस लेते हुए खांसने लगी। मेरे डैड तुम्हें पकड़ लेंगे। सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारे कैब की नंबर प्लेट की फुटेज मिल जाएगी। तुम लोग इससे बच नहीं पाओगे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और फिर उस औरत ने पहले मेरी आंख पर और फिर मेरी नाक पर मुक्का मारा। मेरी नाक से खून निकलने लगा और साथ ही साथ दर्द भरे आंसू भी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं? कैमरन हमेशा शिकार करने से पहले अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देता है। भाई तुम्हें गलत फहमी तो नहीं कि तुम हमारी पहली शिकार हो? हाँ? वो दोनों अपने आप में ही हंसने लगे और फिर हंसते हंसते कमरे से बाहर चले गए। वो औरत एक बार फिर मेरी तरफ मुड़ी और उसने कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ खिलौने लेने जा रहे हैं, फिर हम तीनों मजे कर सकते हैं। उन्होंने उस कमरे का दरवाजा एक बार फिर बंद कर दिया और मेरे वहां से आजाद होने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। उस दरवाजे के बंद होने के साथ साथ मैंने उनकी कुछ बातें सुनी। डैडी और मैं जल्दी आ जाएंगे, तब तक तुम उस पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं नजर रखूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने लूसी का ख्याल रखा था। ये हुई ना मेरी बेटी जैसी बात। ओ माय गॉड, ये पूरा का पूरा परिवार ही पागल था, यहाँ तक कि वो छोटी बच्ची भी जिसे 2 पागल माँ बाप पाल रहे थे। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर गए, वो बच्ची मेरे पास आई। वो उस बिस्तर के ठीक पास आकर रुक गई और मुझे ऊपर से नीचे देखने लगी। उसकी कांच जैसी 2 आंखें मेरे आर पार देख रही थी। फिर उसने अपने गंदे हाथों से मेरे गले पर पहने लॉकेट को पकड़ा। मुझे ये बहुत पसंद है, ये क्या है? ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हाँ,
तुम्हें ये चाहिए? उसकी आंखें मेरी बात सुनकर खिल उठी, जैसे वो यही सोच रही हो। तो उसने अपना सर हिलाकर हाँ कहा और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ठीक है, तुम ये ले सकती हो। मेरे हाथ खोल दो ताकि मैं ये तुम्हें उतार के दे सकूं। लेकिन हे, क्या ये तुम्हें चाहिए या नहीं? मुझे चाहिए। तो खोलो मेरे हाथ। कम ऑन स्वीट हार्ट। उसने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और फिर एक एक करके मेरे दोनों हाथ खोल दिए। जैसे ही मेरे हाथ खुले, मैंने उसके हाथ पकड़े और उन्हें बिस्तर से बांध दिया। फिर मैंने अपने दोनों पांव खोले और मैं फौरन बिस्तर से उतर गई। वो बच्ची ना तो चिल्लाई, ना ही उसने एक भी शब्द कहा, जब तक मैंने एक आखिरी बार उस नरक से निकलते हुए उसे मुड़कर नहीं देखा। तब उसने जो कहा उसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम पहली हो जो यहाँ से निकल पाई हो। मैं अपनी फटी हुई जीन्स और सफेद रंग की टी शर्ट जिस पर खून के धब्बे थे पहनकर पुलिस के पास गई। मैं उनके साथ वापस उस घर में आई, लेकिन वो परिवार जा चुका था। उनको उस घर के ऊपर वाले हिस्से में 5 लड़कियों की लाश मिली। वो लड़कियां भी मेरी ही तरह न्यूयॉर्क घूमने आई थी। मैं नहीं जानती कि वो परिवार अब कहां है, लेकिन अगर तुम 3 ये देख रहे हो तो तुम नरक में चलोगे। मेरे डैड को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और इसलिए हमारे पूरे परिवार को न्यूयॉर्क शिफ्ट होना पड़ा। मेरी मॉम और दादी जापान के एक छोटे से गांव से थी, इसलिए वो न्यूयॉर्क में नई जिंदगी जीने के लिए बहुत डरी हुई थी। लेकिन मैं बहुत उत्तेजित था क्योंकि शहर से दूर गांव में रहकर मैं थक गया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्राइवेट स्कूल में डालने का फैसला किया क्योंकि आखिरकार अब हम एक अच्छी जिंदगी जीने के काबिल हो गए थे। मैं 11 साल का था, लेकिन तब भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले काफी अनाड़ी था। हम एक बड़े घर और अच्छे पड़ोस में शिफ्ट हुए। मेरे डैड का ऑफिस 5th एवेन्यू में था, शहर का सबसे सुंदर हिस्सा। पहले कुछ हफ्तों तक मेरे डैड मुझे स्कूल छोड़ने जाते और मॉम लेने आती थी, लेकिन एक बार जब घर के पास के बच्चे मेरे दोस्त बन गए, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ आना जाना बंद कर दिया। मेरी मॉम मुझे अक्सर इस बात के लिए डांटा करती, लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता। मैं पहले ही उस जगह पर नया था, मुझे और कोई शर्मिंदगी नहीं झेलनी थी। मंगलवार का दिन था। मेरी मॉम को दादी के साथ डेंटिस्ट के पास जाना था, इसलिए मेरे डैड ने अपनी ऑफिस की गाड़ी मुझे स्कूल से पिक करने के लिए भेज दी। हम दोनों आज बास्केटबॉल का मैच देखने जाने वाले थे, इसलिए मैं अपने डैड के ऑफिस चला गया। वो 5th एवेन्यू में बनी एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। मैं आज से पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं गया था, इसलिए मैं हॉलवे में इधर उधर घूम रहा था जब तक मेरे डैड अपनी एक मीटिंग खत्म करने में बिजी थे। वो एक बार मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, काइल प्लीज ऑफिस के अंदर ही रहना, मैं 15 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, ये लो कुछ पैसे और अपने लिए वेंडिंग मशीन से कुछ खाने के लिए ले लो। वो लिफ्ट की मदद से ऊपर वाले माले पर चले गए और उस बड़ी सी वेंडिंग मशीन की तरफ बढ़ने लगे जो हॉलवे के दूसरी तरफ थी। सभी लोग इतने बिजी थे कि शायद ही किसी का मुझ पर ध्यान गया होगा। मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। जैसे ही मुझे अपने बाएं कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ, मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और घबराहट में मेरे हाथ से ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिर गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पीछे खड़ा था। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो बहुत अमीर है। वो बिना आंख झपकाए मुस्कुराया और बोला, ओह नो, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदता हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मैं उससे दूर जाने लगा जब उस आदमी ने मुझसे फिर कहा, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, सड़क के पार मैं एक गेम जोन जानता हूँ, तुम वहां कुछ गेम्स खेल सकते हो। लेकिन चलो भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे वो जगह बस पास ही में है। जैसे कि मैंने कहा, मैं अनाड़ी था, एक बड़े शहर और वहां के लोगों से अनजान। तो मैंने सोचा क्या ही हो जाएगा अगर मैं कुछ समय उस गेम जोन में बिता लूंगा, तो वो भी फ्री में। मुझे यहां भी तो इंतजार करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने उस आदमी की बात मान ली और उसके पीछे चलने लगा। हम उस ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गए और उस आदमी ने कुछ दूरी पर खड़ी एक गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो काले रंग की बड़ी और महंगी गाड़ी थी, ठीक उसके सूट की तरह। ड्राइवर उस गाड़ी को हमारे पास लाया और हम उसके अंदर बैठ गए। मैंने उससे इस बात पर सवाल नहीं किया कि वो इतने कम सफर के लिए गाड़ी का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, लेकिन अमीर लोगों को पैसा बर्बाद करना शायद अच्छा लगता है। उस आदमी ने मस्ती में मेरे गाल खींचकर कहा, तो तुम्हारा नाम क्या है? काइल, और आपका? तुम मुझे जैक बुला सकते हो। जिन सड़कों से हम गुजर रहे थे, मैं उन्हें देखने लगा और अचानक मुझे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। मैंने कंफ्यूज होकर जैक की तरफ देखा और पूछा, हमने गाड़ी बाएं ओर क्यों घुमाई?
आपने तो कहा था कि सड़क के आखिर में है। वेल, दरअसल बच्चे, मैंने तुमसे झूठ बोला था। क्या क्या? रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा कहते ही वो आदमी मेरे बहुत करीब आ गया और उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। उसकी घिनौनी आंखें मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मुझे डर लगने लगा और मेरी सांसें तेज होने लगी। उसके कपड़ों से आ रही परफ्यूम की महक से मेरा दम घुटने लगा। हम एक अंधेरी गली में आकर रुक गए। गली के आखिर में एक पुराना घर था। एक बेघर औरत गली के कोने पर पड़े कूड़ेदान से खाना ढूंढ कर खा रही थी। उसने गाड़ी की तरफ देखा और फिर वापस से अपने खाने में ध्यान देने लगी। उस आदमी ने मुझे कमर से पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया ताकि मैं चिल्ला न सकूं। मैं हवा में लात मारने लगा और चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आदमी ने जोर से मेरा मुंह बंद कर रखा था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं सोचने लगा कि अब तक तो मेरे डैड ने मुझे ढूंढना शुरू भी कर दिया होगा। इतने में ही वो आदमी गाड़ी चलाकर हमें यहाँ लाया था। उसने जैक को आवाज दी, सर, ये वो नहीं है। सांस ना ले पाने की वजह से मैं बस बेहोश होने ही वाला था जब जैक ने मुझे छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिर गया। मैंने उन दोनों की बातें सुनी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आपके लिए एक युवा लड़का लाया था, लाल बालों वाला स्पेनिश लड़का। ये वो नहीं है। क्या बकवास है? अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मेरा सच सबके सामने आ जाएगा, बेवकूफ। और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जल्द से जल्द यहां से उठकर भागना होगा, अपनी जान बचानी होगी। मैं एक बाज की जैसे तेजी से वहां से भागा और वो आदमी चिल्लाया, पकड़ो उसे। शिट, गाड़ी चालू करो। मैंने कहा गाड़ी चालू करो। लेकिन ना मैं रुका और ना ही मैं गिरा। मैं वहां से बच निकला। जैसे ही मैं मेन रोड पर पहुंचा, मैंने देखा सड़क पर काफी लोग थे। मैं साइड पर गिर गया और रोने लगा। एक पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल पर घूमकर इधर उधर जांच कर रहा था और उसने सड़क के किनारे मुझे देखा। मैं 3 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं कह पाया। डैड, 5th एवेन्यू। वो मुझे मेरे डैड के ऑफिस ले गए। जब हम वहां पहुंचे तो 4 और पुलिस वाले बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और मेरी मॉम और डैड डर के मारे रो रहे थे। मॉम, डैड, काइल, मेरा बेटा। मैं उनकी तरफ भागा और मेरी मॉम ने मुझे गले लगा लिया। मेरे डैड ने हम दोनों को गले लगाया और हम तीनों रोने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम सब इस पल में थे, मैंने एक आदमी को बड़ी ही जल्दी में बिल्डिंग से बाहर निकलकर जाते हुए देखा और वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी काली गाड़ी में बैठ रहा था। मुझे वो गाड़ी याद थी। मेरा चेहरा फिर से फीका पड़ गया और मेरी मॉम ने मुझसे पूछा, क्या क्या हुआ काइल? वो वही है मॉम, जैक। मैंने उस आदमी की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने भी उस तरफ देखा जिस तरफ मैंने इशारा किया था। उस आदमी ने भी हमें देख लिया। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, वो फौरन गाड़ी में बैठने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी बाईं टांग पर टेजर गन मार के उसे रोक लिया। वो सड़क पर गिर गया और 4 पुलिस वालों ने उस पर गोली तानकर उसके आसपास घेरा बना लिया। मेरे डैड कुछ सेकंड्स तक कुछ बोल नहीं पाए और फिर अचानक बोले, मिस्टर शैटनर, स्वर्ग के बच्चे। वो उस आदमी पर कूदे और उन्होंने उसकी नाक पर मुक्का मार दिया। उस आदमी की नाक से खून बहने लगा और बाकी पुलिस वाले मेरे डैड को उस जगह से दूर ले गए। मिस्टर शैटनर मेरे डैड के बॉस थे। उन्हें पुलिस ने काफी गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया। बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानगी हुई कि वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर बच्चों का शिकार करता था। उसके ड्राइवर को भी उसके इस अपराध में साथ देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर ने चारों ओर सनसनी फैला दी और 3 और लड़के इस खबर को सुनकर सामने आए और उन्होंने बताया कि इस आदमी ने उनका भी शोषण किया है। इस घटना के बाद हम सब जापान वापस आ गए। मेरी मॉम वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए वहां वापस गया। अब मैं यहीं काम करता हूं। मेरा ऑफिस 5th एवेन्यू पर है। जब भी मैं समय निकालकर बिल्डिंग से बाहर जाता हूं, मैं सभी छोटे बच्चों पर नजर रखता हूं कि कहीं कोई ढोंगी उनका पीछा तो नहीं कर रहा।